बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सियासी ट्रैकर में आपकी होस्ट मेरा राजा। आज सुप्रीम कोर्ट में अस्खुद नोटिस पर समाअत हुई है। इस हवाले से हम मोहसिन भाई से जानते हैं। जी मोहसिन जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट अस्खुद नोटिस केस की समाअत भी हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे सारों के साथ। दूसरा जो एक अहम टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो कल NA 193 सिमनी इंतखाबात हुआ है जो राजनपुर में, जिसमें PTI के जो मोहसिन लगारी साहब थे उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट लिए हैं, जो कि 35,000 की लीड से वो जीते हैं। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उमर भाई से हम पूछते हैं कि उमर भाई, आज आपने ब्रीफली हमें थोड़ा बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में हुआ क्या है। अच्छा, सुबह से काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर थी कि पहली बात तो ये है कि जो 9 बेंच का तश्कील 9 पाया था बेंच जो है वो टूट गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है ना वो कंटिन्यू करेगा 5 बेंच जो है रुकनी बेंच। तो इस पस मंज़र इसका ये है कि उससे पहले थोड़ा जो है ना 3 जजेस ने एक इख्तलाफी नोट दिया था, जिसमें कुछ जजेस ने इत्तफ़ाक़न तौर पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जो पोजीशन थी बेंच के अंदर जो है उस पर तहफ़्ज़ात से आगाह किया था और उन्होंने कहा था कि बेसिकली कि इनको बीच में होना चाहिए ओवर द इशू ऑफ उनकी जो एलिजेड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई हुई हैं। और जो आपके जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने स्पेसिफ़िकली ये भी पॉइंट मेंशन किया था कि काफ़ी सीनियर जजेस जो हैं लाइक जस्टिस काजी फैज़ ईसा सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको बेंच के अंदर क्यों नहीं शामिल किया गया। और उसके साथ साथ ये भी एक जज थे, उन्होंने मेंशन किया है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं उस इशू पे आर्टिकल 183A का जो है ना एस्पेक्ट ला ही नहीं सकते। सुओ मोटो कोई बेमानी मकसद के लिए लिया गया, क्योंकि इस इशू को उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट में इट्स ऑलरेडी बीइंग इन अंडर प्रोसेस। ये जस्टिस किसने कहा? अतर मनाला। सही। और उसमें इन्होंने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी कि एक तो ये है कि अगर हम, और एक और भी जज थे उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइन के अकॉर्डिंगली असम्बलीज तहलील हुई हैं उसके ऊपर अगर हम सवालात रेज़ नहीं करेंगे या उस पर बात नहीं करेंगे तो बेमानी समझा जाएगा इस समाअत को जो है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने कुछ तहफ़्ज़ात से आगाह किया था फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनको, और उसके बिहाफ पे जो है फिर तकरीबन जो 4 लोग हैं इस 9 रुकनी बेंच जो बना था उसमें से वो उन्होंने समाज से एतराज़ कर लिया कि हम नहीं कर सकते, जिसमें जो एलिगेशन लगाए थे मरीम नवाज़ ने जिन जजेस पे जस्टिस और ज़ाहिर नकवी साहब जो वो भी जो है समाज से दस्तबरदार हो गए। अच्छा, तो जी मोमिन, इसी पे नज़र मोमिन से हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। मोमिन, आपको मतलब कि लास्ट जो हेयरिंग में उस पर जो फ़रूक एच नाइक साहब ने फुल कोर्ट की जो इस्तदा की थी वो तो मुस्तरद हो गया, अब तो 5 रुकनी उसको बेंच को देख रहे हो, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो अभी भी ख़बरें आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि जो हुकूमत वक्त है PDM की गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि फुल कोर्ट हो माइनस द 2 जजेस। 2 जजेस कौन से हैं? जस्टिस जाजुल हसन साहब एंड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो ये तो एक बात हमें समझ आ रही है कि PDM की हुकूमत चाह रही है कि एक फ़ुल कोर्ट हो, लेकिन फ़ुल कोर्ट भी क्या करेगी? सवाल ये कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने, आर्टिकल 224 आपका बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शंस आपके 90 दिन के अंदर होने, चाहे फुल कोर्ट हो, चाहे एक बेंच हो, चाहे 5 लोगों का हो। ये चीज़ सब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। इसमें अब बड़ी बात क्या है, या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फ़ैसला कल आना है। कल ये बात की जा रही है कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा। उसमें अब ये है कि क्या इख्तलाफी नोट आएगा, क्या कोई जज ऐसा भी हो सकता है जो ये कहेगा कि गालिबन कुछ उसमें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स या थ्रू डिफरेंट मेजर्स के जी डिले हो सकता है इलेक्शन, क्योंकि कैटेगोरिकली ये आपके तमाम जितने बार काउंसिल्स हैं उन्होंने भी, और आपके जितनी सियासी जमातों के अंदर भी काफ़ी जो संजीदा लोग हैं वो भी कहते हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना लाज़िम व मलज़ूम है। तो अब ये बात भी जो बेसिक चीज़ है कि जो हम आपका आइन है या जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है थोड़ा मोड़ा आपने है, लेकिन वो ये कहता है 90 दिन में अपने इलेक्शंस करवाने हैं। इलेक्शंस अब डेट किसने देनी है, ये अब इस चीज़ पर जो है इख्तलाफ है, और काफ़ी चीज़ें हैं आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, लेकिन अब डेट कौन देगा? डेट आपके जो ECP को ही देनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब कि और सुप्रीम कोर्ट की जो आज खुद नोटिस के समाअत है वो इसी ही की तशरीह के लिए आज चीफ जज साहब ने कहा कि हम इसी पे ही फोकस रखेंगे और इसी ही की तशरीह करेंगे, डेट किसने देनी है। उमर भाई, एक तरफ PDM कह रही है जी, PDM की हुकूमत कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाएं, उसमें से 2 जजेस पे वो एतराज़ात कर रहे हैं, तो ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं कि जी बस टाइम लगाओ ताकि अक्टूबर आ जाए फिर देखी जाएगी इलेक्शन होने या नहीं होने।
देखिए अभी तक वो उसकी सारी स्ट्रेटजी जो है वो इसी चीज़ पे मबनी है कि डिले किया जाए। इनफैक्ट जो NA-193 का भी जो कल का रिज़ल्ट आया उससे तो ऐसे ही लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि इलेक्शंस जो है ना 90 डेज़ के अंदर अंदर हो सकें। क्योंकि इवन गवर्नर के भी बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 90 डेज़ हैं तारीख देने का। हालांकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ में हमने इलेक्शन कराने, तारीख देने का मेंशन नहीं किया हुआ। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना उसका खमियाजा बना के एक ऐसा इशू पेश करें। अभी वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था, रेफरेंस दिया था कि जी 1988 में और 2008 में भी जो है ना इलेक्शंस मुलतवी हुए थे। अब ये इतनी हैरानकुन बात है कि 1988 में जनरल ज़ियाउल हक बैठे हुए थे जिन्होंने जुनेजो की गवर्नमेंट को जो है डिज़ोल्व किया था, और 2008 में जो है ना उसे पहले जो है जनरल मुशर्रफ थे। तो आप एक सेंस में कह रहे हैं कि हमें जो इलेक्शन पोस्टपोनमेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिक्टेटर्स वो बहुत अजीज़ और पसंद है, क्योंकि वो आइन के अकॉर्डिंग हो रही थी। पता नहीं ये क्यों कहते हैं हमेशा, और वो ही हमेशा एक रेफरेंस बना के ना वो सामने पेश करते हैं जिसकी बिहाफ पे हम इलेक्शंस को ना गैर मुइना बिद्दत तक जो है ना मुलतवी कर सकते हैं। ये भी नहीं कि हमने 120 दिन में कराने, नहीं, बस जी 2024 का 25 में होने चाहिए। कैप्टन सत्तर का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा था 2025 में जो है सिचुएशन हमारे लिए क्लियर होगी तो हम इलेक्शन कराएंगे। अब ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड कर सकती है कि चूंकि हमारे लिए पोजीशन इस टाइम अच्छी नहीं है तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक जमहूरी कंट्री है, उसमें आपने इलेक्शंस करा के ही रहना। तो एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है इस तरफ। और सबसे जो मज़ेदार बात है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कुछ लोग जो है ना डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि शायद असेंबलीज़ को दोबारा जो है रीइंस्टेट कर दिया जाए उनका जो और ये तो जस्टिस सत्तर मनीला ने भी ऐसी की बात ऐसे ही कहा था। अब मसला ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ भी अभी 5 जजेस का जो बैठा हुआ है बेंच जो है वो इख्तलाफ किसी चीज़ पे मैक्सिमम कर भी नहीं सकते, इख्तलाफी नोट भी नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक रिसेंटली मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लाहौर बार की एसोसिएशन है, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तमाम आपकी जो वोकला बरादरी है, तमाम सियासी पंडित्स जो हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़ी बड़ी कम्युनिटी के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी काफ़ी लोग हैं जो कि यही मेंशन कर रहे हैं कि भाई इलेक्शंस आपने जो एटलीस्ट 2 सूबों के वो 90 डेज़ में ही कराने हैं। तो इसमें कोई बड़ी मजाक ऐसी अप्रोच होगी कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह का जुडिशरी में नोट आता है, इख्तलाफी नोट आता है ड्यूरिंग द डिसीजन के जी हम इलेक्शंस को जो है ना इस बुनियाद पे इस पॉइंट पे आगे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब इस पे हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी होती है, लेकिन दूसरा टॉपिक को मैं कह रहा हूँ कि डिस्कस कर लिया जाए। कल जी NA-193 में जी सुमेरा साहिबा, मोमिन भाई, कल NA-193 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन में PTI 35,000 की लीड से जीती। आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन में एक तो लोगों का वैसे ही रुझान नहीं होता कि यार ये तो ज़िमनी में मतलब को कहता है जी इसका क्या फ़ायदा इस इलेक्शन का, हमारे नुमाइंदे ने तो वैसे अभी 2 महीने सिर्फ रह गए हैं असम्बली में जाने के, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जोशो खरोश जी। इमरान खान की मकबूलियत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान साहब की मकबूलियत हम सबको पता है। देखिए बाई इलेक्शंस आपको जितने भी हुए हैं अप्रैल 2022 के बाद, उसमें इमरान खान साहब ने अपना झंडा गाड़ा है और हर जगह पे, चाहे वो नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हों, चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हों। खान साहब ने बिल्कुल इस बात पे मोहर लगवा दी है कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो खान साहब ने ही जीतने हैं। अब वो कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेंगे ये अब देखना है। और ज़ाहिर सी बात है जो लगारी ट्राइब है, बहुत बड़ी ट्राइब है साउथ पंजाब की, बलूचिस्तान की, वो बलोच हैं बैकग्राउंड से, और उनके इंटरनल भी बड़े डिस्प्यूट्स रहते हैं। लेकिन उस चीज़ से कता नज़र ज़ाहिर सी बात है PTI ने अपने आप को मनवाया है। एग्जैक्टली एक साउथ पंजाब में PTI एक बहुत बड़ी फोर्स के तौर पे उभर रही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे आप जो डायरेक्शन देखेंगे ना अभी आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, वो ये होगी कि PTI ने KPK में जो है अपना झंडा गाड़ लिया है। पोटोहार का जो इलाका है वहाँ पे PTI छाई हुई है। साउथ पंजाब में PTI ने अपना अगेन झंडा गाड़ लिया है। जो असल लड़ाई लगनी है ना जनरल इलेक्शंस में, वो लगनी है आपकी जो GT रोड वाली सिटीज़ है। बिल्कुल, जो सियालकोट हो गया, गुजरावाला हो गया, गुजरात हो गया, लाहौर, नारोवाल, उकाड़ा, ये वाले वो इलाके हैं जहाँ पे आपके असल लड़ाई लगनी है। और ये लड़ाई होगी PTI वर्सेस PMLN। PMLN अपने घर का दिफा करने के लिए ये इलेक्शन लड़ेगी, जबकि PTI मुल्क को फतह करने के लिए इलेक्शन लड़ेगी। तो इलेक्शन में आप देखें क्या होता है, लेकिन काफ़ी पिक्चर जो है ना वाजे है कि खान साहब की इलेक्शन जब भी हो इमरान खान आ रहे हैं। बिल्कुल, अब कितनी बड़ी तादाद पे उमर भाई लास्ट एक तरह दे दें कि कल जो इलेक्शन हुआ है उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं?
अच्छा, इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट भी किया था मरियम औरंगज़ेब ने कि 2018 में भी पीटीआई जीती थी, तो हमारा तो उस टाइम पे कोई कैंडिडेट ही नहीं था। हालांकि ये गलत बात है, इनका इंडिपेंडेंट हैसियत से एक कैंडिडेट बेशक लड़ा था, इसमें अलबत्ता वो सेम ही परसेंटेज से वोट के हार गए थे। तो 2013 में अगर आप देखें ना, उस टाइम पे जो पीटीआई के साथ है ना, 2018 में जाफ़र लगारी साहब जो हैं वो 2013 में पीएमएलएन की जो टिकट से ना यही सेम इलेक्शन लड़े थे और वो 1,01,000 वोट से जो है ना जीते थे इलेक्शंस। और पीटीआई का वहाँ पे नामो निशान नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करती थी पीटीआई, बल्कि 13 से 15,000 वोट लिए थे 8-9 सालों में। क्या बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि 2018 में जो मोहसिन लगारी थे वो इंडिपेंडेंट हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था एंड ही ओनली गॉट 4,000 वोट्स। तो अगर इतनी सब्सटेंशियल वोट बैंक इंक्रीज हुआ है 2013 से, आप अगर 2023 तक लगाए ना, तो 420% जो है ना वोट बैंक इंक्रीज हुआ है पीटीआई का ये अपना राजनपुर वाली साइड पे। तो इसमें हैरानकुन वाली बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीटीआई ने अपना जो कहते हैं ना, वो शुरू में बर्गर पार्टी और उससे रिलेटेड था कि अर्बन सेंटर्स में ही ये गेम कर सकती है, उसके अलावा वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं देखती, गांव वाली सियासत इनको पता नहीं है, धड़े बंदों का कॉन्सेप्ट इनमें है नहीं। वो अब चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गई है कि ऐसी भी बात नहीं है। और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2018 का हमेशा इशू रहा था जी, आरटीएस बिठा के इलेक्शंस जो हैं पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो है जितवाए गए। इस टाइम ऑन व्हाट बेस जो है पीएमएलएन ये कह सकती है जनाब ने ये इलेक्शंस जो है एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को जिताया? अभी तो वो अकेले लड़ रहे हैं, तो बात ही नहीं बनती, अब तो डिफरेंट सूरत है। बिल्कुल जी सुमेरा, अब टाइम ख़त्म हो रहा है। तो आपने सुनी है आज की हमारी गुफ्तगू, उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हमने डिस्कस किया है, उसके साथ साथ हमने ज़मीनी इंतखाबात और आने वाले जो इलेक्शन हैं उसको भी डिस्कस किया है। और आप हमारे मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सियासी ट्रैकर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके नीचे बेल आइकन के बटन पर थम अप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।